हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये अच्छे खासे मार्क्स कवर अप करता है। इससे पिछली वीडियोज़ में हमने किए थे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हिडन गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पार्टनरशिप क्लास 12, वहाँ पे जाके आप सारी क्लासेस को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज। बेटा, at the time of admission of the partner, there may be a change in book value of assets and current value of the assets। यहाँ पे जब भी हम एडमिशन ऑफ पार्टनर करते हैं या देयर इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में कोई भी चेंज आता है तो वी रिवैल्यू आवर असेट्स एंड रीअसेस आवर लायबिलिटीज। वाई? देखो बेटा, इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए ए एंड बी आर टू पार्टनर्स। ए और बी दो पार्टनर्स हैं। इन्होंने आज से 5 साल पहले 5 years एगो इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। उस टाइम में इन्होंने एक बिल्डिंग परचेज करी थी जिसकी जो कॉस्ट थी उस टाइम में उस बिल्डिंग की कॉस्ट 10 लाख रुपीस थी। आज करंट टाइम में दे वांट टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। सी को हम नया पार्टनर बनाना चाहते हैं और आज के करंट टाइम में उस बिल्डिंग की कॉस्ट मान के चलिए 20 लाख रुपीस हो चुकी है। अब फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है 5 years में? फर्म को इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज का होने के कारण कंपनी को 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। क्या ए और बी इस प्रॉफिट को नए पार्टनर के साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये नए पार्टनर के आने से पहले का प्रॉफिट है। इसी तरीके से अगर हमारी कोई लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाए, ठीक है, वो भी पार्टनर के आने से पहले की कोई लायबिलिटीज थी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज थी, बट पार्टनर्स के आने के बाद वो डिटेक्ट हुई, क्या वो नया पार्टनर उस लायबिलिटीज को पे करने के लिए एग्री होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो बेसिकली होता क्या है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर वी रिवैल्यू आवर असेट्स एंड रीअसेस आवर लायबिलिटीज बिकॉज वी डू नॉट वांट टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू सच रिवैल्यूएशन विद द न्यू पार्टनर। हम कोई भी जो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज के कारण कोई भी प्रॉफिट या लॉस हम ये नए पार्टनर के साथ शेयर नहीं करना चाहते, इसलिए वी रिवैल्यू आवर असेट्स एंड रीअसेस आवर द लायबिलिटीज। आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर होगा कि वी रिवैल्यू आवर असेट्स एंड रीअसेस आवर लायबिलिटीज at the time of admission of new partner so that gain or loss arising on the account of such revaluation up to the date of admission of a new partner
मे बी एडजस्टेड इन ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड न्यू पार्टनर मे नॉट अफेक्टेड बाय सच प्रॉफिट एंड लॉस। जो अभी तक हमने एक्सप्लेन किया उसी को हमने एक सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया कि नए पार्टनर के टाइम पर हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को इसलिए रिवैल्यू करते हैं ताकि इससे होने वाला प्रॉफिट और लॉस हम नए पार्टनर के साथ शेयर नहीं करें, बिकॉज ये प्रॉफिट और लॉस पुराने पार्टनर से लिंक करता है। इसलिए पुराने पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर? फॉर दिस पर्पस वी ओपन अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके लिए हम क्या बनाते हैं? इसके लिए वी ओपन अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर दिस पर्पस वी ओपन अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। वाई? टू रिवैल्यू our assets and reassess our liabilities. क्लियर? कंफर्म? अब इसका कई बार दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी होता है। कई बार बुक्स में इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी दिया होगा। वैसे तो मोस्ट जो ज़्यादा कॉमनली यूज होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। क्लियर? अब देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या नेचर होता है और इसमें हम किस तरह से एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है बेटा? इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। अब नॉमिनल अकाउंट इन नेचर का मतलब क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट इन नेचर का मतलब हो गया डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस। डेबिट साइड हम सारे एक्सपेंस और सारे लॉस को डेबिट करते हैं और क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द गेन, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। क्लियर? हमारे लिए रूल ये था नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर? अगर हम इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करें तो हमने क्या पढ़ा? लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन। अगर हमें रिवैल्यूएशन के कारण कोई भी लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। अब समझने वाली बात है कि हमें लॉस कब होगा? जब हमारे एसेट्स की वैल्यू अगर रिड्यूस होती है, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू रिड्यूस होती है तो हमें लॉस होगा, या हमारी लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो हमें लॉस होगा। इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान से समझिए। लायबिलिटीज क्या होता है? कर्जा होता है। अगर आपका कर्जा इंक्रीज हो, आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपको ज्यादा अमाउंट पे करना है, वो आपके लिए लॉस की फिगर है। और अगर आपके एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो वो आपके लिए वो भी लॉस है। तो इन दोनों की सिचुएशन में जब भी आपके एसेट्स रिड्यूस हो या आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगर हमें रिवैल्यूएशन के कारण कभी भी प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द गेन्स, इनकम्स एंड प्रॉफिट। अब समझने वाली बात यह है कि हमें प्रॉफिट कब होगा? जब भी हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है या आपकी जो लायबिलिटीज है वो डिक्रीज होती है। ठीक है? अगर आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है या आपकी लायबिलिटीज रिड्यूस होती है तो आपको प्रॉफिट होता है एंड इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। क्लियर? एक यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान आपको करनी है। वो क्या करनी है
कि रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज only change in value of assets and liabilities। आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ चेंज इन वैल्यू शोज किया जाएगा, जबकि जो न्यू वैल्यूज आपकी कहां पे आएगी बेटा, वो आपकी बैलेंस शीट में आएगी। क्लियर? इन बातों को ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी बिल्डिंग की बुक वैल्यू 10 लाख रुपीज है, जबकि आज हम उसकी वैल्यू 15 लाख रुपीज एज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे पास चेंज इन वैल्यू कितना हुआ, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितना हुआ, 5 लाख रुपीज। दिस 5 लाख रुपीज इज शोन इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट, whereas new value of the building means 15 lakh rupees is shown in the balance sheet। Clear? Confirm कि चेंज इन वैल्यू रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता है और नई वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में आती है। चलिए अब देखते हैं कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को किस तरीके से उसका फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को समझते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन टी शेप फॉर्म में होता है। डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अब हमारा पहला, अगर हम असेट्स की बात करें तो अगर हमारे असेट्स इंक्रीज होते हैं, बाय इंक्रीज इन असेट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड। जितने भी आपके असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, मान लो लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ, प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हुआ, तो दे आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड बाय चेंज इन वैल्यू। अगर आपके असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है तो ये आपके लिए लॉस की फिगर है, आप उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे। अगर आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट की फिगर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। अगर आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो ये आपके लिए लॉस होता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। अगर आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है, अनरिकॉर्डेड असेट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड। क्यों? पहले मान लो आपका एक टाइपराइटर था जिसकी बुक वैल्यू 0 हो गई थी, बट अब आप उसको बुक में शो करना चाह रहे हो, अब उसकी वैल्यू आप एज्यूम कर रहे हो 1000 रुपीज, तो दिस इज नॉन एज द अनरिकॉर्डेड असेट्स। ठीक है? या हमने कोई असेट्स परचेज किया था पर उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, मींस आपके असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसी तरीके से अगर हमने कोई सामान परचेज किया था, कोई गुड्स परचेज करी थी और उसका बिल नोट करना भूल गए थे, अब उस बिल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या होता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज फर्म के लिए क्या है, लॉस है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, तो उसको आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे। अब आपने क्या करा, क्रेडिट साइड यू रिकॉर्ड ऑल द वैल्यूज विच रिफ्लेक्ट द प्रॉफिट, वेयर एज डेबिट साइड यू रिकॉर्ड ऑल द वैल्यूज विच रिफ्लेक्ट द लॉसेस। अब आपको चेक करना है प्रॉफिट या लॉस। इसमें क्या होगा, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, दोनों साइड का आप टोटल करोगे। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी और डेबिट साइड कम होगी तो इसका मतलब फर्म को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और ये प्रॉफिट किससे बिलोंग करता है, ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करता है, इसलिए ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए जो ये वाली वैल्यू है, दिस वैल्यू इज नॉन एज प्रॉफिट, और ये आपकी कौन सी वैल्यू है, बैलेंसिंग फिगर है जो आपने कैलकुलेट करी है, और ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी ए और बी जो भी आपके पुराने पार्टनर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्लियर? अगर बाई चांस आपको लॉस होता है, आपको लॉस कब होगा, इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। अगर आपकी डेबिट साइड
क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। और वो लॉस हम ऑल पार्टनर्स में ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर। आपने देखा कि अगर हमारे प्रॉफिट कब कब हो रहा है, इंक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज और अनरिकॉर्डेड असेट्स। लॉस कब हो रहा है, डिक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो फर्म को प्रॉफिट होगा और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो फर्म को लॉस होगा। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो ऑल पार्टनर्स के ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है कंसेप्ट। चलिए देखते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। फॉर इंक्रीज इन असेट्स, अगर आपके असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हमें पता है असेट्स इंक्रीज हो रही है तो आप असेट्स को क्या करते हो, इंक्रीज करने पे डेबिट करते हो और आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, आपकी एंट्री हो जाएगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। दूसरा पॉइंट, अगर असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो अब इसका रिवर्स हो जाएगा क्योंकि असेट्स इंक्रीज होने पे आपको क्या होगा बेटा, आपको होगा लॉस, ठीक है। तो लॉस जो होगा वो कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, और असेट्स रिड्यूस हो रहा है इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देते हैं। तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या हो गई, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। सेकंड एंट्री क्या हो गई, फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। थर्ड, अगर आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है, अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड का मतलब हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया है। अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है, वो असेट्स जो पहले रिकॉर्ड नहीं थे पर अब हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये हमारे असेट्स की वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो हमारी एंट्री भी क्या हो जाएगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। चलते हैं फिर देखते हैं डिक्रीज लाइबिलिटीज में चेंजेस। अगर आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, देखो ध्यान से देखो, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है, जब भी हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और लाइबिलिटीज इंक्रीज होने के कारण हमें क्या हो जाता है, लॉस होता है और लॉस होने पे हम रिवैल्यूएशन को क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। तो आपकी जर्नल एंट्री भी क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपकी लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही है तो नेचुरल है हमें प्रॉफिट हो रहा है और लाइबिलिटीज रिड्यूस होने पे हम उसको डेबिट करते हैं, तो आपकी एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि वो लाइबिलिटीज जो आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी अब आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो। मान के चलो आपने गुड्स परचेज करी थी, उसके बिल को रिकॉर्ड करना भूल गए, पर अब अगर उस बिल को रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये आपकी लाइबिलिटीज को इंक्रीज कर रहा है, विच मीन्स देयर इज अ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू लाइबिलिटीज अकाउंट। तो क्लियर है आपको सारी जर्नल एंट्रीज। अगर असेट्स इंक्रीज होते हैं तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, आपके असेट्स रिड्यूस होते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लाइबिलिटीज है इंक्रीज तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। अगर आपकी लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही है तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। क्लियर। फिर इसके बाद आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री आती है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री आती है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। देखो ये बात मैं हमेशा अपनी हर क्लास में आपको समझाता हूं कि इफ पार्टनर्स आर फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड तो हम कैपिटल अकाउंट को में एंट्री करेंगे, बट इफ पार्टनर फॉलो फिक्स कैपिटल मेथड तो हम करंट अकाउंट में एंट्री करेंगे। अगर
पार्टनर्स को रिवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज, जिसमें हमने सीखा कि हमारे असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में अगर कोई चेंज होता है तो वी ओपन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने एंट्री किस तरह से करनी है, डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द लॉस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड तो फर्म को प्रॉफिट होता है एंड प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ द ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वेयर as if debit side is more than credit side, firm incurs the loss which is transferred to debit side of all partners capital account in all profit sharing ratio। बेटा ये पूरा कंसेप्ट आप अच्छी तरीके से पढ़ के रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ एंट्रीज को सॉल्व करेंगे जहां पे हम अलग अलग इंपॉर्टेंट केसेस को देखेंगे। जब तक आप इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के रखिए, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कम से कम एक लाइक तो बनता है, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत होती है यार। तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।